आज हमारे साथ है डॉक्टर विकास खतूरिया जी, जिनसे हम कुछ ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर आखिर होता क्या है? ब्रेन ट्यूमर, जैसा कि नाम से ही जानकारी मिल रही है कि ये एक ब्रेन के अंदर होने वाला एक सेल्स का गुच्छा है। ट्यूमर का मतलब अप्रत्याशित रूप से सेल्स की ग्रोथ होना, और वो ब्रेन के अंदर हो, जो कि ब्रेन के टिश्यू के अंदर हो सकता है, ब्रेन की झिल्लियों के अंदर हो सकता है, और मल्टीपल टाइप से वो वहाँ पर हो सकता है। अगर वो झिल्लियों से हो रहा है जैसे, तो वो मेनिंजियोमा कहलाता है, और अगर वो ब्रेन के अंदर से अराइज हो रहा है तो वो ग्लायोमा कहलाता है। सो मल्टीपल टाइप्स के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो कि हम अपनी एक्टिविटीज़ में इसमें प्रैक्टिस में हम देखते हैं, उनको सर्जरी करते हैं और उनका इलाज करते हैं। और आप ये मुख्य कारण क्या होता है ब्रेन ट्यूमर होने का? सो ब्रेन ट्यूमर का कोई एक मुख्य कारण नहीं है, देयर आर मल्टीपल रीजन्स। मल्टीपल रीजन में पहला चीज़ आती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि कई बार म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा वल्नरेबल है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, तो जीन म्यूटेशन उसको बोलते हैं। दूसरा है रेडिएशंस, कोई ऐसी टावर्स के पास रहते हैं जो जहाँ पर से रेडिएशन निकलती है, या कोई एक्सरे वाली रेडिएशन जो हैं वो अपना लेड एप्रन नहीं डाल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा हो सकता है। बहुत बार हाई डोज ऑफ मोबाइल रेडिएशन भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। स्ट्रेस, एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस जो होता है वो भी जिम्मेवार है। स्लीप का कम होना वो भी जिम्मेवार है। एंड बहुत बार क्या होता है कि हमारा ऑक्सीडेंट एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कम हो जाती हैं, तो ऐसे में सेल्स के अंदर विकार आ जाता है और उसके डीएनए में परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से फोकल रूप से छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो ट्यूमर के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। सो ये मुख्य रीजन। इसके लक्षण क्या होते हैं जो लोगों को ध्यान देने चाहिए? सी ब्रेन ट्यूमर्स के बहुत बार तो लक्षण विदित होते हैं, बहुत बार जो है ऑब्सक्योर्ड होते हैं। जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है हमारा कि हेडेक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेडेक ही है। सो हेडेक जो है वो परसिस्टिंग हो, दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, सिंपल दवाइयों से ठीक ना हो। खास तौर पर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में जो हेडेक होता है विद वॉमिटिंग, जिसको कहते हैं कि उल्टी मिचली आती है, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एंड हेडेक्स, ये पहला एक रीज़न है पहचानने का, कि हम ये कहते हैं कि यस, इसका मतलब ब्रेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है, समथिंग इज देयर इनसाइड द ब्रेन। दूसरी चीज़, आँखों में से मतलब विजन का प्रॉब्लम होना, आँखों के सिम्टम्स आना। तो आई सिम्टम्स, विजुअल सिम्टम्स, ब्लरिंग ऑफ विजन, फ्लैशेस ऑफ लाइट, ये सब चीज़ें ज़्यादा आना। हालांकि ये माइग्रेन में भी होती हैं, बट इस केस में भी आ सकती हैं। हमारी सभी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनमें से किसी भी चीज़ में चेंजेस आ जाना जो कि रिसेंटली आया हो, फिर लेफ्ट साइड का या राइट साइड का भाग का झूठा पड़ जाना, झूठा मतलब वीकनेस आ जाना या नम्बनेस आ जाना, और वो परसिस्टिंग नम्बनेस रहना, और वो प्रोग्रेसिव होना, तो ये लक्षण है कि हमारे कोई ब्रेन में कुछ चीज़ है। फिर इसके बाद कुछ लोगों में चलने में स्टैगरिंग गेट हो जाना, कि इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, या किसी का मूड में परिवर्तन आ जाना, तो टेम्पोरल लोब ट्यूमर है तो इस टाइप से वो आता है। सो अगर मूड में परिवर्तन आ रहा है, अचानक से चीज़ें में परिवर्तन आ रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ये जो ट्यूमर्स हैं वो उस जगह पे हैं जहाँ से ये चीज़ें नियंत्रित होती हैं, तो हम वहाँ लोकलाइजेशन भी क्लिनिकल रूप में हम कर पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर अनयूजुअल वे में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा दौरा आ जाना, अकारण ही दौरा आ जाए, तो भी एक ये लक्षण है कि यस, ट्यूमर से जो ट्यूमर का कैकेक्सिया या उसमें से द्रव्य निकलता है, जिसको हम कहते हैं कि उसका मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, तो वो इरिटेंट होते हैं न्यूरॉन्स के लिए, तो वहाँ से दौरा आ सकता है। तो इसका मतलब जैसे सीजर्स, वीकनेस, इम्बैलेंस, वर्टिगो, परसिस्टिंग वर्टिगो जैसे। फिर आता है फेस का पैरेसिस, आधे फेस का पैरालिसिस जैसा हो जाना, वीकनेस आ जाना। फिर आंख की एक बोल का टेढ़ा हो जाना, मतलब फिर जाना। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये बताती हैं कि ये सब ब्रेन के थ्रू नियंत्रित हैं और उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है, तो फिर हम एमआरआई और सीटी स्कैन की सलाह देते हैं।
और इसकी जांच कैसे करेंगे अगर से ब्रेन ट्यूमर है तो? या जैसे मैं अभी बता ही रहा था, तो हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई। तो एमआरआई इज ऑफ कोर्स बेटर देन द सीटी स्कैन। एमआरआई ब्रेन जो है, एमआरआई कंट्रास्ट वाला होता है, जिसमें कि कंट्रास्ट उस ट्यूमर के चारों ओर जाएगा, उसके अंदर जाएगा थ्रू दी वेसल्स, और वो उसको एनहेंस करेगा। अच्छा। सो एनहेंस का मतलब चमकेगा वो, सो हमारे को ट्यूमर अच्छे से दिखाई देगा। क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है? यस, पूरा इलाज संभव है। पहले ज़माने में ये होता था कि ब्रेन ट्यूमर है तो अब तो बंदा गया, तो अभी ऐसा नहीं है। सो ब्रेन ट्यूमर्स आर क्लासिफाइड एज पर WHO ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। सो ग्रेड 1 इज टोटली बेनाइन, पूरा निकाल दीजिए तो फुल लाइफ जी सकते हैं। 2 पूरा निकाल दीजिए, प्लस साथ में ऑब्जर्वेशन करिए, एवरी 6 मंथ्स और 1 ईयर एमआरआई होता है। अगर वो बढ़ रहा है तो दोबारा सर्जरी होता है, नहीं तो रेडियोथेरेपी होता है। 3 और 4 थोड़ा डिफिकल्ट ट्यूमर्स होते हैं। 4 वाला ट्यूमर को हम कहते हैं कि इसका इलाज अभी पूरे विश्व में नहीं मिल पाया है, जिसमें हम कीमोथेरेपी भी देते हैं, रेडियोथेरेपी भी करते हैं। उसके बावजूद भी जो जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल, सो 1 ईयर सर्वाइवल जो है वो तकरीबन 30-40% से भी कम है। सो यूजुअल जो उसकी जो एज है ग्रेड 4 की, तो वो 12 मंथ्स के आसपास है। और इस सर्जरी के बाद कितना समय लगता है रिकवर होने में? सर्जरी के बाद डिपेंड करता है कि सर्जरी किस वे में की गई है, कहाँ की गई है, क्या एज है पेशेंट की, कितना बड़ा ट्यूमर है। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं इस चीज़ का जवाब देने के लिए। सपोज छोटा सा ही ट्यूमर है, साइज ऑफ ए लेमन ओनली, और वो मेनिंजियोमा है, तो हम 4th डे पर डिस्चार्ज कर देते हैं आफ्टर क्रेनियोटमी। अगर वो ट्यूमर का साइज बड़ा है और वो ट्यूमर जिसको हम कहते हैं GBM, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, ये ग्रेड 4 ट्यूमर होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, उस ट्यूमर की सर्जरी में भी समय लगता है, 3 से 4 घंटा लगता है, और रिकवरी में भी समय लगता है। और रिकवरी जो है उसकी तकरीबन 14 से 21 दिन तक हो पाती है। तो ऐसे करते हैं। उसके बाद हम बायोप्सी की रिपोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट 7वें दिन से 10वें दिन के बीच में आ जाती है। अगर वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होती है तो डेफिनेटली रेडियोथेरेपी लगती है, और अगर ग्रेड 1 है तो वी आर वेरी हैप्पी, पेशेंट इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि कंप्लीट निकल चुका है, अब तो कुछ भी नहीं कराना है, वी विल लिव ए फुल हेल्दी लाइफ। और रिकवर होने के बाद चांसेस है उसे वापस आने के ब्रेन ट्यूमर के? सो अगर हमने सारा ट्यूमर निकाल दिया है और वो ग्रेड 1 ट्यूमर है, देयर आर नो चांसेस कि वो रिकरेंट में जाएगा। अगर वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जिसको हम सिम्पसन्स ग्रेड कहते हैं, कि हमने कुछ निकाला नहीं है, हल्का सा चिपका रह गया है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स ही वो सब थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर वो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 ट्यूमर है तो डेफिनेटली रिकर करता है। ग्रेड 4 ट्यूमर तो रिकर करता ही करता है, और उसमें डिस्पाइट टेमाजोलामाइड, डिस्पाइट रेडियोथेरेपी, वो ट्यूमर अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ता है, और डिस्पाइट इवन प्रोटोन थेरेपी, तो उसका सर्वाइवल रेट काफ़ी कम है। बट यही एक हमारे लिए चैलेंज है, हम इसी चीज़ के ऊपर सब न्यूरोसर्जन्स और रेडियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। वी वांट कि ग्रेड 4 ट्यूमर का इलाज पूरा हो जाए, पूरा मतलब कि उसका सर्वाइवल इंडेक्स बढ़े, और हम इसके ऊपर विन कर पाएँ। जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? सो ब्रेन ट्यूमर एक बताकर नहीं आता। पहली चीज़, ब्रेन ट्यूमर को पहचानने के लिए हमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा कि यस, मुझे अकारण ही सीजर आया है, मेरा जो हेडेक है वो बिना दवाई के पहले ठीक हो जाता था, अब दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। अब मुझे कोई राइट साइड या लेफ्ट साइड में वीकनेस आने शुरू हुई है, या हाथ के अंदर कुछ सुनपना आना शुरू हो गया है, पहले नहीं होता था, या मेरी चाल में फर्क आ गया है। तो ये चीजें हमें समय पर पहचानना और समय से पहले पहचानना, तो इसका इलाज पूरा संभव है। यानी जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस, उतना जल्दी इलाज, और उतना हम इसको बेटर वे में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।